5 तारीख को बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उस घटना के आधार पर वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिज़ाइन किया और बांग्लादेश से भाग गए। वो भाग के इंडिया आए और इंडिया में अभी वो मौजूदा हैं। वो हमारे इंडिया के डिप्लोमेट से अजय देवल से मिली, डिस्कशन अभी भी कंटिन्यू है और वो यूनाइटेड किंगडम जाने वाले हैं। ये हुआ क्यों? वहाँ पे लमसम 300 स्टूडेंट्स मार दिए गए। जो हसीना शेख की पार्टी थी उसके बीच में, साथ ही साथ स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ी झड़प हुई। लमसम 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ? पिछले 1 महीना से ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। इसमें हाई कोर्ट का क्या रोल था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बांग्लादेश से क्या रोल था और ये क्यों हुआ? हम लोग 1971 का लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का वार का भी थोड़ा ग्लिम्स समझेंगे और क्या क्या पॉइंट और क्या क्या बिंदु हुए इस प्रोटेस्ट के संबंध में, इस जीनोसाइड के संबंध में और हसीना शेख का बांग्लादेश के भागने के संबंध में। नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ADVVS मिश्रा में। आज हम उक्त विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि आज नेशनल और इंटरनेशनल का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। बांग्लादेश में आगे हालात बिगड़ गए। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश को छोड़ के वो दूसरे देश में जाने की पूरी तैयारी में है। अभी वो मौजूदा हमारे इंडिया में रुकी हुई है। ये हुआ क्यों? अब इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब बांग्लादेश की लड़ाई स्टार्ट हुई पाकिस्तान से, वो लड़ाई इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनना था और पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बनना था। हालांकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि बांग्लादेश एक कंट्री बने। ये लड़ाई स्टार्ट हुई 25 मार्च, ऑलमोस्ट 25 अप्रैल मार्च 1971 में। उस लड़ाई को लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश बोला गया। हालांकि जो बांग्लादेश का फाउंडेशन, बांग्लादेश का जो लड़ाई थी, बांग्लादेश जब अलग हुआ पाकिस्तान से, ये एक अलग चर्चा का विषय है और एक बहुत बड़ा बिंदु है। इसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर जब ये लड़ाई हुई तो बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों ने इसमें पार्ट लिया और पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में लमसम 3 मिलियन से लोग मारे गए। तो कुछ लोग उसमें फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया, कुछ लोगों को उसमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, कुछ लोगों को उसमें डिसेबल्ड का दर्जा दिया गया। पर जो फ्रीडम फाइटर थे उनका दर्जा बहुत बड़ा हो गया। तो शुरुआत होती है उसी फ्रीडम फाइटर से। जब 1972 में बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में एक आकलन डाला गया कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी डिसेबल्ड थे, जितने भी माइनॉरिटीज़ थे, उनके संबंध में एक रिजर्वेशन लाया जाएगा। अब जो हमारा करंट आज का डिस्प्यूट है वो इसी पे है कि रिजर्वेशन के संबंध में। रिजर्वेशन को लेते हुए बांग्लादेश के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं 1972 में क्या क्या प्रावधान थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश के, जिसमें रिजर्वेशन को हम लोग लीगल मैंडेट दिए। अब सबसे पहला लीगल मैंडेट दिया गया आर्टिकल 29 सब आर्टिकल 1 में, जिसमें ये स्टेट के पास अधिकार अधिकृत किया गया कि वो किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी कास्ट को, किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी समुदाय को एक स्पेशल दर्जा दे सकते हैं, एक स्पेशल कोटा दे सकते हैं, जिससे उनका रिपब्लिक में रिप्रेजेंटेशन इक्वली हो। साथ ही साथ एक और आर्टिकल उसमें जुड़ा, आर्टिकल 29(3)(a), जिसमें ये प्रावधान स्टेट को दिया गया कि किसी भी वो बैकवर्ड क्लास को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया, किसी भी बैकवर्ड क्लास को भी वो कोटा दे सकते हैं, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे रिपब्लिक में बना रहे। तो ये सबसे पहला कानून दिया गया कोटा के संबंध में। अब सबसे पहला कोटा नोटिफाई किया गया, लगाया गया बांग्लादेश में 5 सितंबर 1972 को, जिसमें 30% कोटा दिया गया फ्रीडम फाइटर को। वही फ्रीडम फाइटर जो पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े थे, उनको गवर्नमेंट जॉब में और सेमी गवर्नमेंट जॉब में 30% का कोटा दे दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर मतलब कि सपोज दैट मैं फ्रीडम फाइटर था, मैंने 1971 में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, तो मुझे तो 30% का कोटा तो मुझे मिलेगा ही।
गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, हर जॉब में। साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे बच्चों के बच्चों को मिलेगा, और ये हायरार्की चलती रहेगी। तो 30% फ्रीडम फाइटर को दिया गया, 10% वुमेन्स को दिया गया। तब तक ये कोटा चल ही रहा था कि उसी बीच में 1975 में जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, जिन्होंने ये बांग्लादेश की नींव को रखा, जिन्होंने बांग्लादेश के संबंध में सबसे पहली लड़ाई की, और वो मौजूदा वहाँ का प्रेसिडेंट था, उनका नाम था बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी असैसिनेशन कर दी गई 1975 में। अब जब उनकी हत्या की गई वहाँ के लोगों, वहाँ के समुदाय द्वारा, तो जो ये कोटा का सिस्टम था ये फ्रीज कर दिया गया 1996 तक, 1996 तक। 1996 में शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर शेख हसीना वापस से प्रधानमंत्री बनी, और प्रधानमंत्री जैसे ही बने उन्होंने तत्कालीन से कोटा का सिस्टम फिर से इफेक्टिव कर दिया गया। साथ ही साथ जो बिंदु था कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और बच्चों तक ये एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ को उन्होंने और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया पूरे राष्ट्र में। अब 2001 में फिर से आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, वो हार गई। तो फिर से जो कोटा का सिस्टम था वो उसका डाउनफॉल हुआ, कोटा का सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पर जब 2009 में हसीना शेख का फिर से पार्टी पावर में आई, फिर से वो प्रधानमंत्री बने, तो उसके 2 साल बाद उन्होंने कोटा सिस्टम को फिर से इफेक्टिवली लगा दिया। साथ ही साथ वो ग्रैंड चिल्ड्रन तक उन्होंने लगा दिया कि चाइल्ड की चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड तक ये इफेक्टिव रहेगा फ्रीडम फाइटर का कोटा। अब जब 2009 में जब ये कोटा लाया गया, ग्रैंड चिल्ड्रन तक इम्पोज किया गया 30% का कोटा, तो बहुत सारे ग्रुप्स, 2 ग्रुप डिवाइडेड थे, एक आवामी लीग और एक दूसरी लीग, जो इससे बहुत हद तक खुश नहीं थे। और कहीं न कहीं जो वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री हसीना शेख थी, वो भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि रिजर्वेशन किसी चीज़ का समाधान नहीं है। तो 2018 में हसीना शेख ने रिजर्वेशन को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया, उसको लमसम 10% तक केवल कर दिया गया। तो जब 2018 में इसको समाप्त किया गया, तो जो स्टूडेंट के ग्रुप थे, जो मौजूदा में भी उन्होंने इतना बड़ा क्लैश किया बांग्लादेश में, उन्होंने इस चीज़ को इसके विरुद्ध उन्होंने वहाँ के बांग्लादेश के हाई कोर्ट में एक सूट अपील दायर कर दिया। 5 जून 2024 को उस सूट के संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने ये ऑर्डर दिया कि जो 2018 का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रूल लगाया गया, बार लगाया गया, रोक लगाया गया कोटा पे, वो कम्प्लीटली गलत है, और 30% के कोटा को उन्होंने वापस से सक्रिय कर दिया गया। जब 5 तारीख को वापस से कोटा सक्रिय हुआ, तो बहुत सारे लोग वहाँ खुश हुए, स्टूडेंट्स लोग वहाँ खुश हुए कि हाँ, हमें वापस से 30% का कोटा मिलने लगा, क्योंकि वहाँ की जो स्टूडेंट कॉलोनी थी उनको 30% का कोटा चाहिए था, जिसको हसीना शेख ने 2018 में बंद कर दिया। फिर इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हसीना शेख ने वापस से एक अपील डाली। 5 जुलाई को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट बांग्लादेश का जो ऑर्डर आया है, जिसने 2018 के ऑर्डर ऑफ स्टेट को उन्होंने पूरा गलत ठहराया, साथ ही साथ उन्होंने 30% कोटा को और अन्य संबंधित कोटा को वापस से सक्रिय कर दिया। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कि उससे खुश हुए, बट उनकी बहुत सारी डिमांड अभी भी मिट नहीं की गई थी, समझी नहीं गई थी वहाँ की सरकार के द्वारा। उसी बीच में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हसीना शेख, वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, उन्होंने हाई कोर्ट के विरुद्ध एक अपील डाला कि जो उन्होंने 5 जुलाई को जो ऑर्डर दिया है वो फेवर में नहीं है स्टेट के, वो वेलफेयर फेवर में नहीं है। तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये उसमें आउटलाइन किया कि 93% जो जॉब होगी, चाहे वो स्टेट की जॉब होगी, चाहे वो नॉन स्टेट की जॉब होगी, वो कम्प्लीटली फ्री होगी हर कोटा से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 5% जो कोटा होगा वो फ्रीडम फाइटर को दिया जाएगा, और शेष जो 2% कोटा बचा गया उसको बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया। अब लड़ाई यहीं से स्टार्ट हुई जब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम अपना फाइनल इस पे वर्डिक्ट देंगे 7 अगस्त 2024 को, तब हम इसमें पूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पर 21 जुलाई के बाद एक बहुत भीषण संग्राम हो गया स्टूडेंट्स और आवामी लीग के संबंध में, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब इसके जवाबदेही में हसीना शेख की पार्टी और हसीना शेख की रूलिंग पार्टी ने बहुत सारे रूल इम्पोज कर दिए स्टूडेंट्स के विरुद्ध में।
अब जब 5 जुलाई को हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो बहुत सारे दो दल भी खुश, कुछ दल खुश थे, कुछ दल खुश नहीं थे। तो बीच में उनकी क्लैशेस स्टार्ट हुए, बहुत लोग मरे उसमें। अभी तक की कुछ रूटर्स की रिपोर्ट कहती है 300 लोग बने, AIC की रिपोर्ट कहती है कि 100 लोग मरे, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 200 लोग मरे। तो जब इतना ज़्यादा मास कैरेज स्टार्ट हो गया, 19 जुलाई को हसीना शेख की गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। और कर्फ्यू इम्पोज करते करते साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई भी असंगत और इलीगल काम करता दिखाया जाता तो उसको शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। कैनन लाया गया स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, रबर बुलेट चलाई गई उनके ऊपर टीयर गैसेस चलाई गई, उनके ऊपर पानी के फुहारे चलाए गए। जितना भी अनएथिकल प्रैक्टिस हो सकता था एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट्स के कौम के विरुद्ध, वो सारी चीज़ें किया गया हसीना शेख के द्वारा। अब सीमा पार तब हुई जब 22 जुलाई को पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, कम्युनिकेशन का सोर्स खत्म कर दिया गया, कहीं किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, मनमाने तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को इम्पोज किया जा रहा है पब्लिक एट मास पे। तो बहुत बड़ा एक मास केयर हुआ, बहुत बड़ा एक अवरोध उत्पन्न किया गया स्टूडेंट के द्वारा, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री की आवास पे चढ़ गए। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे चढ़ के वो लोग पूरा विरोध करने लगे। और जब वो इस विरोध पे आए तो मजबूरन हसीना शेख को वहाँ से भागना पड़ा। 3 से 5 अगस्त के बीच में जो भीड़ उत्पन्न हुई प्रधानमंत्री आवास पे, ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये भी एक समझने का बिंदु है। अगर मैं स्टडी करूं पूरे 1 महीने का, तो आप सबने देखा कि 22 जुलाई को 17 जुलाई को इतना बड़ा कर्फ्यू किया गया, इतने लोगों को मार डाला गया आर्मी के द्वारा, एयरप्लेन छोड़ा जा रहा है, कैनन्स लाए जा रहे हैं, टैंक्स लाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के विरुद्ध में। बट समझने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी भीड़ एक बैग प्रधानमंत्री आवास पे कैसे आ गई? क्या वहाँ पे कोई आर्मी बटालियन नहीं थी? क्या वहाँ पे कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट कर सके? प्रधानमंत्री जो मौजूदा बांग्लादेश की थी, उनके दादा, उनके ग्रैंडफादर वहाँ पे रूल किए और उनका रूल 2 डिकेड से ज़्यादा रहा। तो इतनी आसानी से प्रधानमंत्री आवास पे इतनी बड़ी भीड़ कैसे जा सकती है? इसमें पूरा एक असल भूमिका निभाई थी वहाँ की आर्मी। अब एक मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे लमसम आर्मी रूल चलता है। वही सेम सिनेरियो हमारे बांग्लादेश में हुआ। जब इतनी भीड़ प्रधानमंत्री आवास पे गई तो वहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी, कोई रोकथाम करने वाला नहीं था। मजबूरन हसीना शेख को अपना देश छोड़ना पड़ा, उनको अपना रेजिग्नेशन लिखना पड़ा, आर्मी गवर्नर चीफ को सबमिट करना पड़ा और वो दूसरे देश जा पाए। अगर आपकी देश की इतनी मजबूत आर्मी है, आपके पास ऑटो मशीन्स हैं, आपके पास कैनन, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा डिटरेंस शुड बी लाइक कि हम स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं, हम उनके लिए बैरिकेड्स लगा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था फार्मर्स को रोकने के लिए वहाँ पे कील गाड़ दी। तो ये सारी अगर सुविधाएं करती तो हसीना शेख के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। पर वहाँ की आर्मी खुद चाहती थी कि जो आवामी लीग पार्टी है हसीना शेख की, उसको ख़त्म किया जाए, तभी इतना बड़ा सिक्योरिटी वायलेशन होने दिया गया आर्मी के द्वारा। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, 5 तारीख को कोई कर्फ्यू नहीं लगा था, पर जैसे ही हसीना शेख ने देश छोड़ा, 6 तारीख को मॉर्निंग में वापस से आर्मी द्वारा पूरे राष्ट्र में नेशनल वाइड कर्फ्यू लगा दिया गया। बट 5 तारीख को नहीं लगाया गया। न 5 तारीख को प्रोटेक्शन दिया गया हसीना शेख को, उनको बस भागने के लिए एक एयरबेस दे दिया गया, एक प्लेन दे दिया गया। तो बहुत अहम भूमिका निभाया है तो वहाँ की आर्मी ने तख्ता पलट करने में, वहाँ की आर्मी ने पूरे देश को ख़त्म करने में। साथ ही साथ ये पहला इंसिडेंट बांग्लादेश में नहीं था जिसमें पहली बार तख्ता पलट हुआ। बहुत समय पहले एक बार और कूप हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें तख्ता पलट करके वहाँ के लोगों को मार डाला गया था। अब 1975 में आप सबने देखा कि वहाँ के जो सबसे पहले फाउंडिंग फादर थे पूरे बांग्लादेश के, उनका असैसिनेशन कर दिया। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? बिना आर्मी के कोऑपरेशन के, बिना सैनिक बल के, स्टेट के विरुद्ध कोई काम किया ही नहीं जा सकता। तो जो वहाँ की आर्मी, तो वो ये खुद चाहती थी कि ये होना चाहिए। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है बांग्लादेश की, वो भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है।
वहाँ पे ILO की अगर रिपोर्ट हम लोग देखेंगे तो लमसम मिलियंस में लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वहाँ पे भुखमरी बहुत बुरी तरीके से है, वहाँ पे बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है। जो अच्छे क्लास में लोग बैठे हुए हैं वो अच्छे क्लास में ही है, जो लोअर क्लास में उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। ढाका वगैरह की बहुत बुरी स्थिति है। आए दिन यूनाइटेड स्टेट्स के रिपोर्ट्स में आता रहता है कि वहाँ आए दिन ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो ये सब भी कारण बना शेख हसीना का पतन का, और इस पर उन्होंने नहीं काम किया, इस वजह से उनको उनका देश छोड़ना पड़ा। बट मुख्यतः वहाँ की आर्मी का बहुत ही की रोल था। अगर आर्मी का कोऑपरेशन होता तो हसीना शेख को अपने देश से नहीं भागना पड़ता। साथ ही साथ 6 तारीख को जब वहाँ के आर्मी चीफ कमांडर ने वहाँ पे कर्फ्यू लगाया तो उन्होंने ये भी कहा कि अब हम यहाँ पे आर्मी द्वारा संचालित इंटरिम गवर्नमेंट स्थापित करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो उनका उद्देश्य था वो उनका मीट हुआ, उनका उद्देश्य पूरा हुआ। अब वो मौजूदा में आर्मी द्वारा चलाया गया राज्य होने वाला है, देश होने वाला है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य जो सॉवरेन देश है उन्होंने ये कहा कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे इलेक्शन कराया जाए, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे में पॉलिटिकल एफिलिएशन को स्थापित किया जाए, साथ ही साथ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन ना हो। तो इस चीज़ को मानते हुए वहाँ की आर्मी चीफ ने ये पब्लिक एट लार्ज में अपील की कि आप लोग पीस बरकरार रखें। बट येट क्वेश्चन वही है कि इतनी आसानी से एक प्रधानमंत्री को देश से भगा दिया जाता है, इतनी आसानी से 3 लाख 4 लोग प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाते हैं, इतनी आसानी से प्रधानमंत्री का फ्रिज उठाया लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री के आवास का चेयर उठा लिया जा रहा है, हर चीज़ उठा लिया जा रहा है इतनी आसानी से, और वहाँ की आर्मी कुछ नहीं कर रही है। तो अपने में ही एक विषम सब्जेक्ट है विचार करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी अन्य विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा एक अच्छी वीडियो बनाने का उस पर। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। नमस्ते।